तो अब हम जो है जीसीडी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। जीसीडी एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी हम पहले बात भी कर चुके हैं। आपको जीसीडी आप लोग जानते हैं क्या होता है। जीसीडी सिंपल मीनिंग है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स दो नंबर्स अगर आपके पास हैं ए और बी, सपोज यू हैव टू नंबर्स ए एंड बी, तो इनके बीच में कई सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। सो लेट्स से यू मे हैव x1 जो दोनों को डिवाइड करता है, यू मे हैव ऑल्सो x2 जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, यू कैन ऑल्सो हैव अनदर नंबर x3 जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। नाउ इनमें से विच वन विल बी द जीसीडी? ऑल आर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर रहे हो। तो लेट्स से x1 x2 x3 तीनों ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं, तो विच नंबर विल बी द जीसीडी? जो ग्रेटेस्ट हो। हाँ, नहीं, रिमाइंडर तो कोई भी नहीं देगा, सब डिवाइड कर रहे हैं ए और बी दोनों को। ओके गुड। सो लेट्स सपोज x3 इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 3, तो x3 आपका जीसीडी हो जाएगा। जीसीडी का ही मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ये तीनों कॉमन डिवीजर थे ए और बी के, जो तीनों ए और बी को डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इनमें से जो बड़ा लार्जेस्ट होता है हम उसे जीसीडी बोलते हैं। ओके, तो जीसीडी कंप्यूट करने के लिए आपके पास एक सिंपल एल्गोरिथम है जिसे हम बोलते दैट वाज गिवन बाय यूक्लिड, एंड दिस इज वेरी फास्ट एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग जीसीडी। आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में जीसीडी कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिथम पढ़ी होगी। तो उसमें आप क्या करते थे, आप ए को फैक्टराइज कर लेते थे, फिर बी को फैक्टराइज कर लेते थे, फिर जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको सब पिक कर लेते थे और उनको मल्टीप्लाई करके आप जीसीडी कंप्यूट कर लेते थे, है ना। सो बट दैट मेथड वाज नॉट that method was easy and good for small numbers, जहाँ पे आपको a और b जो है ना बहुत स्मॉल नंबर्स हों तब तो ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट a और b बहुत लार्ज नंबर दे दिए जाएं, तब ये जो फैक्टरिंग मेथड है इट बिकम्स इनफीजिबल टू डू। आप इसे फैक्टरिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप इसी को कंप्यूटर से एल्गोरिथम के तौर पर इम्प्लीमेंट करें, तो कहने का मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम होगी इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम, ये एक्चुअली एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है। दैट मीन्स इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है। इसके बारे में हम RSA जब वो डिस्कस करेंगे तब भी बात करेंगे। तो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपको एक इंटीजर दे दिया जाए लेट्स से k, और आपको इसके फैक्टर्स निकालना हो, आपको फैक्टर निकालने को कहा जाए, तो इसको फैक्टर करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट नहीं होती है। स्मॉल नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बहुत लार्ज नंबर दे देंगे देन आपको इंटीजर फैक्टराइजेशन निकालने में ज़्यादा टाइम लगने लग जाएगा। इवन कंप्यूटर्स विल टेक टू मच टाइम। ठीक है, तो जो मेथड आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़े थे वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम अपने आप में डिफ़िकल्ट है, और आप उस मेथड में यही इंटीजर फैक्टराइजेशन की जो अप्रोच है या मेथड है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसका जो अल्टरनेटिव है आपके पास वो है जीसीडी एल्गोरिथम। तो जीसीडी एल्गोरिथम यूक्लिड की जीसीडी एल्गोरिथम कैसे काम करती है? सो लेट्स सपोज आपके पास ए और बी दिया है, तो हमने ए और बी को पहले रीनेम कर लिया। R1 आपका ए हो गया, R2 विल बिकम बी। ठीक है, तो R1 हम जो भी लार्जर नंबर होता है हम उसे R1 ले लेते हैं, R2 आपका B हो जाता है स्मॉलर वाला। तो इन दोनों में से एक लार्ज होगा ओबियसली, एक स्मॉल होगा, है ना। तो अगर सपोज A इज ग्रेटर देन B, तो आपने A को मान लिया R1 और B को मान लिया R2। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, R1 को R2 से डिवाइड करेंगे, R1 को R2 से डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे तो आपको एक कोसेंट मिलेगा Q और एक रिमाइंडर मिलेगा, है ना। तो आप इसमें रिमाइंडर को कंप्यूट कर लेंगे। सो लेट्स से R इज द रिमाइंडर जो आपने निकाला। दिस वाज द वन राउंड। नाउ अब रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, नया R2 बना लेंगे। सो R2 मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, और R1 वो है जो डिवाइड हो रहा है। तो अब आपका R2 जो है वो R1 बन जाएगा। ओके, ये R1 जो था पुराना वाला इसे हम छोड़ देंगे। सो नया जो R2 है वो आपका B हो गया इस केस में।
ठीक है, b मीन्स R2, R2 R1 बन गया और R1 R2 की जगह R ने ले ली। ठीक है, अब नए जो R1 R2 हैं इनके करस्पॉन्डिंग हम फिर से R1 को R2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो नया रिमाइंडर आएगा R। ओके, एंड नाउ ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को अगेन आप क्या करेंगे, R2 को R1 में कॉपी कर देंगे और R में R2 को कॉपी कर लेंगे, और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये कब तक कंटिन्यू करना है, जब आपका R2 0 हो जाएगा, ये जो R2 है ये R2 0 हो जाएगा तब आपको रुक जाना है, और जब R2 0 हो जाएगा तो रुक जाएंगे आप, और R1 जो होगा वही आपका GCD हो जाएगा। उस टाइम पर जो R1 होगा दैट विल बी द GCD। सो ये एल्गोरिथम है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, जब आप एक एग्जाम्पल करेंगे देन यू विल बिकम क्लियर टू यू। ओके, नाउ इसी को हम अगर एक सूडो कोड के फॉर्म में लिखें तो कुछ ये होगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है, सो मैं थोड़ा सा रीराइट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर R1 जो है वेरिएबल, उसमें हमने A को असाइन कर दिया, R2 में ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअली ये B, R1 R2, R1 में वेरिएबल है एक R1 जिसमें आपने A को कॉपी कर लिया, दूसरा वेरिएबल R2 है इसमें B को कॉपी कर लिया। नाउ अब आप लूप करेंगे, ये जो काम था ना हम जो कर रहे थे ये रिपीटेटिवली कर रहे हैं, तो आपने एक लूप में एंटर किया, ये इनिशियलाइजेशन स्टेप थी। नाउ इसके बाद R2 जब तक कि ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ये 3 ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है कि R1 को R2 से डिवाइड करिए और कोसेंट ले लीजिए। ठीक है, ये जो डिवीजन है ये ध्यान रखना इंटीजर डिवीजन है। ओके, इंटीजर डिवीजन का मतलब हमें कोसेंट लेना है, डेसिमल पॉइंट वाला डिवीजन नहीं कर रहे हैं हम, कोसेंट ले रहे हैं। तो R1 को डिवाइड करिए R2 से, एक कोसेंट आपको मिलेगा, सो दैट कोसेंट इज Q। एंड देन अब नया रिमाइंडर आप निकालिए। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर का आपको मालूम होगा ये इंटीजर फैक्टराइज जो डिविजिबिलिटी एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग है। तो R कैसे निकलेगा, R1 में से QR2 घटा दीजिए। QR2 का मतलब R2 और Q का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो रिमाइंडर होगा। तो आपने रिमाइंडर निकाल लिया, एंड देन जब रिमाइंडर निकल गया R, अब इसके बाद फिर से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अब डिवाइड करने पर हमें R1 R2 की वैल्यू बदल लेनी है। तो वो कैसे बदल रहे हैं आपने देखा होगा, यहाँ पर R2 की वैल्यू R1 में चली गई। सो आप देखेंगे ये लाइन आप लिख रहे हैं R2 को हमने असाइन कर दिया फिर से R1 में, दैट मीन्स R2 की वैल्यू हमने असाइन कर दी R1 में। ठीक है, और R2 में नई वैल्यू हमने कॉपी कर दी, वो है R की वैल्यू। ये 2 लाइन हमने चेंज कर दी, और इस लूप को हमें चलाते जाना है। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये जो R2 है आपका, सॉरी ये R1 है, उल्टा लिख दिया मैंने, R1 में R2 की वैल्यू कॉपी करनी है ना, और R2 में R की वैल्यू कॉपी करनी है। तो जब तक आपका जो है R2 0 ना हो जाए, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक आप इस लूप को रिपीट करते रहिए। और अल्टीमेटली जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होने के बाद R1 में जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी दैट विल योर रिमाइंडर, सॉरी दैट विल योर GCD। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपकी बुक से ही मैंने फॉरोजन की बुक से लिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे एक्चुअली सारा काम हो रहा है। सो लेट्स से आपका A है आपका 1760 एंड B 2740 दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर आपका दिया हो हम उसमें चेंज कर लेते हैं, और हम इसको लार्ज वैल्यू को A मान लेते हैं और स्मॉलर वैल्यू को B मान लेते हैं। अगर A और B भी नहीं मानना है तो ये आपका लार्जर वैल्यू हो जाएगी R1 और ये हो जाएगी स्मॉलर R2। ठीक है, जनरली आपको जब वैल्यू देंगे तो हम लार्ज वैल्यू को A मान लेते हैं, तो दिस विल बिकम ओवर A, दिस विल बिकम B। लेकिन हालांकि A B पर हमें काम नहीं करना है, हमें R1 R2 पर काम करना है। तो R1 आपका लार्जर वैल्यू जो भी हो वो हो जाएगी, ये R2 हो गया। तो देखिए हमने टेबल एक फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, एक कॉलम में हमने बना लिया Q और एक कॉलम में हम लिखेंगे R। नाउ R1 को हम R2 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट भी नोट कर लेंगे और रिमाइंडर भी नोट कर लेंगे।
तो जब R1 को R2 से दैट मीन्स 1760 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट मिलेगा 1 एंड रिमाइंडर आएगा 980। आप चाहें तो इसे साथ में करते चल सकते हैं। ओके, सो नाउ अगली स्टेप क्या है आपकी एल्गोरिथम की। नाउ ये जो R2 है ये R1 बन जाएगा, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल कम हियर इन नेक्स्ट स्टेप। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में R1 के जगह पर R1 में क्या लिखा हुआ है, R2 की वैल्यू लिख दी हमने, दैट मीन्स इस वैल्यू को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और R2 की नई वैल्यू क्या आ गई, R की जो वैल्यू थी ये शिफ्ट होके आ गया। ठीक है, नाउ अब हम नए Q और नया R कंप्यूट करेंगे। ओके, साथ में देखते जाना है हमारा R2 जीरो ना हो जाए, जीरो हो जाएगा तो रुक जाना है। तो अभी देखिए हमारा R2 980 है तो हमें नहीं रुकना है। 980 को डिवाइड करिए, 980 से डिवाइड करिए 1760 को, वन टाइम डिवीजन होगा तो आपने Q इक्वल टू 1 लिख दिया एंड रिमाइंडर आ गया आपका 780। नाउ अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये आपकी R1 में चली जाएगी, दैट मीन्स R2 की ये जो वैल्यू है नए राउंड में R1 बन गई और नए राउंड में R2 की वैल्यू R से आ गई। ओके, अब आपको नए R1 R2 मिल गए। अब आपके नए Q और R कंप्यूट करना है तो आप 980 को 780 से डिवाइड करिए, कोसेंट 1 आएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 200। ठीक है, रिमाइंडर 200 आ गया। अभी आप देख रहे हैं ये जीरो नहीं हुआ है तो अभी हम एक राउंड फिर आगे जाएंगे और अब आप क्या करेंगे, R2 की जो वैल्यू थी 780 उसे हम R1 को असाइन कर देंगे। तो नई R1 ये हो गई और नया R2 आपका R से आ गया, ये नया R2 हो गया और R2 अभी नॉन जीरो है तो अभी हमें आगे और चलना है। तो अब दैट मीन्स हम फिर से डिवाइड करेंगे 780 को, तो इस बार डिवीजन 3 टाइम होगा तो Q की वैल्यू 3 आ गई और रिमाइंडर कितना आ गया 180। ओके, नाउ 180 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, फिर से वैल्यू चेंज करेंगे। तो R2 की जो भी वैल्यू थी वो R1 में हम असाइन कर देंगे। सो R1 की वैल्यू 200 हो गई और R2 में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो अब अभी आप देखेंगे R2 जीरो नहीं हुआ है तो अभी हम फिर से आगे चलेंगे। अब डिवाइड करिए तो आपको कोसेंट 1 मिलेगा, रिमाइंडर 20 मिलेगा। ओके, रिमाइंडर 20 मिला। अब आप देखेंगे कि जो अभी भी R2 हमारा जीरो नहीं है तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे और R1 में R2 की वैल्यू कॉपी कर देंगे। तो ये आ गया आपका 180 एंड नया जो रिमाइंडर था वो आपका R2 बन गया। सो R2 हो गया 20। अभी भी आप देखेंगे R2 आपका कैसा है, नॉन जीरो है। तो वन स्टेप हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब 180 को डिवाइड करिए तो कोसेंट आ गया 9, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब हम वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे तो आपकी ये वैल्यू R1 में चली जाएगी 20 और ये जो रिमाइंडर था ये यहाँ आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा दैट मीन्स R2 जीरो हो गया और R2 जीरो हो गया तो हमें रुक जाना है। अब हम कोई भी डिवीजन या कुछ नहीं करेंगे और इस टाइम पर जो भी R1 की वैल्यू है इस राउंड में दैट विल बी द GCD। तो सो नाउ GCD ऑफ 2740, 1760 इज 20। ओके, तो इस तरीके से आपकी GCD कंप्यूट करने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम काम करती है। क्वाइट इजी है, बहुत इजी है, आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ी होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमें अभी यहाँ पर नहीं रुकना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक्सटेंडेड एल्गोरिथम GCD की, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो एक्चुअली क्या है कि जो यूक्लिड की एल्गोरिथम है उसको हम बाद में एक्सटेंड किया गया और वो कुछ इस इक्वेशन के बारे में बात करती है। सो सपोज A और B आपके दो नंबर्स थे और इनका GCD है GCD ऑफ AB समथिंग है, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, GCD ऑफ AB मे बी सम नंबर K और M समथिंग। ओके, नाउ तो अगर आपको A और B दो नंबर्स दिए हों जिनका GCD ये है और लेट्स से K, तो आप एक लीनियर लेट्स से यू हैव टू मोर कांस्टेंट्स S and T सच दैट S A प्लस TB इक्वल टू K। तो GCD एल्गोरिथम एक्चुअली आपके ये S और T फाइंड करने में हेल्प करती है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम।
तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या करती है, सपोज आपको ए और बी गिवन है और उनका जीसीडी ये है, दैट मीन्स के है, ओके। एंड तब हम दो कांस्टेंट ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, जिनका ए और बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जीसीडी देता है, दैट मीन्स के असाइन प्रोवाइड करता है। I think you will be able to understand what this equation is saying। ये इक्वेशन क्या कर रही है कि a और b के करस्पॉन्डिंग हमें दो कॉन्स्टेंट्स s और t ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम s में a का मल्टीप्लाई कर दें और t में b का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उनका हम a और b के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें तो हमें k दैट मीन्स जीसीडी मिल जाता है, ओके। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम ये s और ये t कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम एक्चुअली यूक्लिड एल्गोरिथम जैसी है और इसमें s और t के साथ साथ हमें ये जीसीडी भी मिल जाता है। तो अगर हमें a और b ही केवल दिया है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग s निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं। यहाँ पे a क्या है, सॉरी s क्या है, a का कोफिशिएंट है कॉम्बिनेशन में और t b का कोफिशिएंट है और जीसीडी भी इन दोनों का निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीजें हम एक साथ एक एल्गोरिथम से कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। सो एल्गोरिथम ये है, कुछ सूडो कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसको यहाँ पर। तो पहली स्टेप है R1 में आपका A कॉपी कर देना है, R2 में B कॉपी कर देना है, ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है, ठीक है। एंड हमारे पास दो कांस्टेंट और हैं, एक है S1 में हम 1 लेंगे, S2 में 0 लेंगे। सिमिलरली दो और कांस्टेंट है हमारे पास T1 को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, T2 को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो आइए, ये इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट फिक्स है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। ये R1 और R2 का इनिशियलाइजेशन तो एकदम जीसीडी एल्गोरिथम जो थी आपकी एक्सटेंडेड यूक्लिड, जो नॉर्मल यूक्लिड एल्गोरिथम थी उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये दो स्टेप्स जोड़ी गई हैं। सो S1 S2 हमारे पास दो कांस्टेंट हमने लिए हैं, S1 को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, S2 को 0 से किया है, एंड T1 को 0 से इनिशियलाइज किया है, T2 को 1 से किया है, रिवर्स है आप देखेंगे इनिशियलाइजेशन। नाउ अब आपकी एल्गोरिथम क्या करती है, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स करेगी लूप में, और वो लूप कब तक चलेगा, जब तक कि R2 0 नहीं हो जाता है। R2 सेम कंडीशन है, आप देखेंगे जो आपकी यूक्लिड एल्गोरिथम में कंडीशन थी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी। तो हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क क्या है कि जब तक R2 0 नहीं हो, R2 नॉन जीरो है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम क्या कुछ काम करेंगे। तो ये टास्क है आपका जीसीडी निकालने के लिए, ये काम है आपका S कंप्यूट करने के लिए, ये दो लाइन है T कंप्यूट करने के लिए। सो लेट्स सी ये टास्क क्या क्या हैं। तो आपको मालूम है ये स्टेप्स तो एकदम जीसीडी वाली हैं, क्या है, R1 से R2 को डिवाइड करके आप कोसेंट निकाल लेते हो, फिर रिमाइंडर निकाल लेते हो, सेम इक्वेशंस हैं। और फिर क्या करते हो, R2 की वैल्यू को R1 में असाइन कर देते हो और R की वैल्यू R2 में असाइन कर देते हो, एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं, ठीक है। नाउ ये पार्ट सिर्फ ऐड किया गया है, तो आप देखेंगे क्या क्या ऐड किया गया है। ये पोर्शन एडेड है एल्गोरिथम में, ये पोर्शन एडेड है, और ये दो इनिशियलाइजेशन वाली लाइन एडेड है, बाकी सब प्रीवियस एल्गोरिथम से ही है। नाउ ये लाइन क्या कह रही है, आपको कोड याद रखना है, ये S इक्वल टू एक नया कांस्टेंट आपको S निकालना है, S इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे लिख रहे हैं, तो S1 माइनस Q इंटू S2। तो S1 में से क्या करना है आपको, कोसेंट जो इस स्टेप में आया था उससे S2 से मल्टीप्लाई करके S1 से घटा लेना है, और जो कुछ भी बचेगा वो S में ट्रांसफर कर देना है, ओके। सो आपने S कंप्यूट कर लिया, एंड देन नए S1 S2 हम निकालेंगे, तो वो सेम प्रोसेस है, S2 को आप S1 में असाइन कर दीजिए और जो पिछला S था वो S2 में डाल दीजिए, ठीक है। सिमिलरली T की कंप्यूटेशन हम कैसे कर रहे हैं, T इक्वल टू है
T1 माइनस क्यू T2, ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, ये एल्गोरिथम में है इक्वेशंस। तो दैट मीन्स आपकी जो करंट T1 की वैल्यू है उसमें से T2 में Q का मल्टीप्लाई करके हमें वो वैल्यू घटा देनी है, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम योर T। और फिर नए T1 T2 कैलकुलेट कर रहा है, तो नए T1 T2 कैसे आएंगे, T2 की वैल्यू T1 हो जाएगी और T की वैल्यू T2 में असाइन हो जाएगी। सेम ऐसे ही कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली सेम। और इसके बाद जब आपकी एल्गोरिथम टर्मिनेट होगी, दैट मीन्स R2 0 हो जाएगा, तब R1 की जो वैल्यू थी ओबियसली जहाँ जो बचेगी सेम प्रीवियस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो आपका GCD होगा। तो R1 में जो कुछ बचेगा वो GCD होगा, S में जो बचेगा वो सॉरी S1 में जो कुछ बचेगा वो आपका S हो जाएगा, और T1 में जो कुछ बचेगा वो T हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाएगी तब आपको R भी GCD भी मिल जाएगा, S की वैल्यू मिल जाएगी और T की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ये S और T हमारे काम के हैं, अभी हम आएंगे इस पर S और T का क्या काम है। तो पहले हम आ जाते हैं एल्गोरिथम पर। तो आप देखेंगे ये एल्गोरिथम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसी को इन्होंने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली पिक्टोरिकली दिखाया हुआ है, सो आपका काम आसान हो जाता है। ये पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम है। ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप में हम S1 में 1 से इनिशियलाइज करते हैं और S2 को 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, और नया S कंप्यूट करते हैं। और नया S कंप्यूट कैसे करते हैं, आपको याद होगा S इक्वल टू क्या था, S1 माइनस क्यू T2, और Q क्या है जो इस स्टेप में आपने कंप्यूट किया था, ठीक है। Q आप जो डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ जो Q आएगा वो आपका Q T2 हो गया। तो आपने S कंप्यूट कर लिया, और अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए नए S1 S2 क्या हो जाएंगे, S2 आपका S1 में चला जाएगा और S आपका S2 में चला जाएगा, और फिर इसी फॉर्मूले से आप नया S कंप्यूट करेंगे, और ये प्रोसेस साथ में इसके पैरेलल चलेगी। सिमिलरली T1 की भी कंप्यूटेशन चलेगी। T1 T2 आपके T1 0 है, T2 इनिशियली 1 था, फिर आपने T कंप्यूट किया, तो T कंप्यूट करने के लिए क्या किया, T1 माइनस क्यू T2, और ये जो T आ गया, तो नए राउंड में नेक्स्ट राउंड में आपने क्या किया, T2 की वैल्यू T1 को असाइन कर दी और T की वैल्यू T2 को असाइन कर दी, और ये प्रोसेस साथ में चलेगी इसके पैरेलली, आप देख रहे हैं। एंड फाइनली जब R2 0 हो जाएगा तब R1 में जो बचेगा, ये जो आपका R1 है ये आपका GCD हो गया, ठीक है, और यहाँ जो S1 है ये वाली वैल्यू S1 में जो कुछ है वो आपका S हो गया, और T1 में जो कुछ बचा है वो T हो गया। दिस इज एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रोसेस है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर हम आते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात इसी इक्वेशन से निकल करके आएगी। सो लेट्स सी दैट कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे कंप्यूट करेंगे। सो सपोज दैट आपको दो नंबर दिए हैं A और B, और आपसे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सपोज दैट एक आपके पास मॉड है, एंड पहले एक आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, AS प्लस BT इक्वल टू GCD ऑफ AB। ओके, नाउ अज्यूम करिए कि हमारा मॉडुलस क्या है, A है, मॉड हम A पर कर रहे हैं। सो इसी इक्वेशन से एक्चुअली हम अभी देखेंगे कि हम इससे कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। सो सपोज दैट आपका मॉड जो है A पर डिफाइंड है, A पर आप मॉड डिफाइन कर रहे हैं, A इज योर मॉडुलस, ठीक है। A मॉडुलस अगर है तो ये इक्वेशन का क्या हाल होगा, जब A मॉडुलस है तो आपको मालूम है कि ये जो टर्म है, दोनों साइड मॉड ले लीजिए। अब जब आप दोनों साइड मॉड लेंगे तो AS मॉड A प्लस BT मॉड A, और ये क्या होगा, नाउ इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी A और B के, ये GCD है एक्चुअली। सो लेट्स टॉक A और B। अब आपको मालूम है जब हम A मॉडुलस ले रहे हैं और हम A के मॉड में हम निकालना क्या चाह रहे हैं, B का इनवर्स। हम जानना चाहते हैं मॉड A में B का इनवर्स क्या है। तो आपको मालूम होगा B का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है,
जब ए और बी एक दूसरे के कोप्राइम हो, और जब ए और बी एक दूसरे के कोप्राइम होंगे तो ये कितना होगा 1। यस और नो? तो अगर मैं इसी इक्वेशन को चेंज कर दूं और लिख दूं ए और बी मान लीजिए कोप्राइम है एक दूसरे के, तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ए एस प्लस बी टी इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ आपको मालूम है हम मॉड ए पर डिफाइन कर रहे हैं, तो जब मॉड ए पर डिफाइन कर रहे हैं तो जब मैं दोनों साइड मॉड लगाऊंगा यहां पर, तो एज पर दिस इक्वेशन ये इक्वेशन हो जाएगी ए एस मॉड ए प्लस बी टी मॉड ए इक्वल टू 1। यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मॉड डिवाइड करोगे तो वो 1 ही आएगा। नाउ आपको मालूम है कि ए एस एक नंबर है जो इसमें फैक्टर ए खुद है, तो ये कितना हो जाएगा, जब मॉड ए से ही आप ले रहे हो तो 0 आएगा ये, और 0 में कुछ भी ऐड करो सब 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स आपके पास जो फाइनली इक्वेशन बची वो क्या है, बी टी मॉड ए इक्वल टू 1। और आपको मालूम है कि ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन क्या है कि b का इनवर्स t है, क्योंकि b में t का मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल रहा है अंडर मॉड ए, है ना। इसका मतलब b इनवर्स बराबर क्या है, t, है ना। b इनवर्स इक्वल टू t है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ दो चीजें हैं। पहली अजम्पशन जो है ना कि a और b का जीसीडी 1 है, और मॉड a हमने ले लिया, तो अब जब a मॉड ले लिया तो इक्वेशन फाइनली सॉल्व होकर के हमारे पास ये बचेगी। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू निकाल लें विद दिस कंडीशंस के मॉड a पर डिफाइंड है और जीसीडी दोनों का 1 है, तो अगर ये t की वैल्यू निकाल लें तो ये t एक्चुअली b का इनवर्स होगा। दैट मीन्स हम इसी एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से मैं थोड़े से माइनर मॉडिफिकेशन करके हम जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपकी प्रोसीजर है कंप्लीट, इस डायग्राम में शो की गई है। तो हम क्या करेंगे, एस की कंप्यूटेशन करना है करिए आप, और एक्सटेंडेड वही एल्गोरिथम रन कर दीजिए एक्चुअली। तो आपका अब देखिए ए और बी वही कंप्यूटेशन चल रही है, और R1 में आपने ए असाइन कर दिया, R2 में बी असाइन कर दिया, और एस की कंप्यूटेशन छोड़ दीजिए। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। टी की कंप्यूटेशन करिए सिर्फ, T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 1 और T। तो अब आप जब ए और बी लेंगे तो ए को आपने R1 में कॉपी कर दिया, बी को R2 में कॉपी कर दिया। ध्यान रखना है ए लार्ज वैल्यू लेना है, बी स्मॉल लेना है। वैसे भी ए आपका मॉडुलस है तो लार्ज ही होगा, बी उससे छोटा ही होगा। ओके, तो अब आपने अगेन Q निकाला। यहाँ पे Q की कंप्यूटेशन लिखी नहीं है, लेकिन आपको Q की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि T1 की कंप्यूटेशन क्या होती है, वो Q की जरूरी है उसके लिए। तो आपने जो भी है वो यहाँ पर Q आपको चाहिए होगा, तो Q निकाल लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, नए R1 R2 आपके आ जाएंगे। कैसे आएंगे आपको मालूम है। देन यहाँ पर मेन चीज है आपकी, T1 की वैल्यू 0 लेना है, T2 की वैल्यू 1 लेना है, और आपको नया T निकालना है। T की इक्वेशन आपको मालूम है, T इक्वल टू क्या है, T1 माइनस Q T2, और Q वो जो आपने यहाँ पर निकाला था इनको डिवाइड करने पर जो आया था, तो वो T आ जाएगा नया। और फिर अगेन वैसे ही T2 की वैल्यू T1 में कॉपी कर देना है, T की वैल्यू T2 में कॉपी कर देना है, और ये कंप्यूटेशन साथ साथ चलते जाना है। और कब तक चलना है, जब तक R2 0 नहीं हो जाए। और जब R2 0 हो जाएगा तो T1 में जो कुछ भी होगा वो आपका जो नंबर बचेगा वो B का इनवर्स होगा। ओके, सो दिस इज द एल्गोरिथम। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, देन हम लोग क्लोज करेंगे, टाइम हो गया है। ओके, सो जैसे इस केस में देखिए आपको Z100 पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 23 का। तो आप इसे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे, दिस एग्जाम्पल शोज दैट। ऊपर वाली प्रोसेस को ही देखिए, हम इसी को फॉलो करेंगे एक्चुअली। सो लेट्स सी दैट कैसे करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमें 23 का मॉड इनवर्स निकालना है। तो ओबियसली आपको एक्चुअली दो जो नंबर्स देते हैं A और B, आप कहेंगे A और B कहाँ है, यहाँ पर आपके A और B तो नहीं दिख रहे हैं, एक ही नंबर दिख रहा है। तो B आपका एक्चुअली ये है, सॉरी A ये है मॉडुलस 100, तो A आपने 100 यहाँ रख दिया, B 23 आ गया। और आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, A को R1 बोलते हैं और B को R2 बोलते हैं। तो ओबियसली आपने A को R1 में असाइन कर दिया, या ये सीधा कहिए लार्ज वैल्यू आपने R1 में ले ली और स्मॉलर वैल्यू R2 में आ गई।
ठीक है, 23 का इन्वर्स निकालना, ध्यान रखना ये मॉडुलस है आपका। तो ए आपका ये हो गया, ये बी हो गया, और ये R1 R2 बन गए। क्या करना होता है आपको, R1 को R2 से डिवाइड करके कोसेंट निकाल लेना है। तो 23 की टेबल आप पढ़ेंगे सो दैट 90 इसको डिवाइड कर पाएँ, तो आप देखेंगे 4 टाइम हमें रीड करना होगी, तो दैट मीन्स कोसेंट विल बिकम 4 92 और रिमाइंडर आ जाएगा 8, है ना। नाउ साइमल्टेनियसली हमें T1 T2 की कंप्यूटेशन करनी है, और आपको T1 T2 के इनिशियलाइजेशन में याद रखना है T1 की भी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, T2 की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। अब आपको नया T कंप्यूट करना है, तो नया T कंप्यूट कैसे करेंगे, इक्वेशन है T की वैल्यू जो है T1 माइनस Q T2। तो T1 कितना है 0, Q आपका 4 है, T2 1 है, तो आपकी वैल्यू आ गई -4। तो ये रखा हुआ है -4, ठीक। इसके बाद सेम कंप्यूटेशन करना है एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। R2 की वैल्यू R1 में हमने असाइन कर दी, और जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ गया। ओके, नाउ डिवाइड करके कोसेंट निकाल लीजिए। तो 8 2 जा 16, कोसेंट 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया 7। अब आप नया T1 T2 कंप्यूट करिए। तो नया T1 T2 कैसे कंप्यूट होता है, T2 की जो वैल्यू थी वो T1 में आ जाती है, और T की वैल्यू T2 में आ जाती है, और फिर आप नया T कंप्यूट करते हैं। तो नया T कंप्यूट कैसे होगा, इसी इक्वेशन से सेम। तो T1 की नई वैल्यू क्या है 1 माइनस Q आपका है 2, और T2 कितना था बताओ। देखिए आपका T कंप्यूट करना है ना हमको, T इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, ठीक है, एंड माइनस ये सिंबल है, देन माइनस आपका Q कितना है इस स्टेप में 2 इंटू T2 कितना है -4, ठीक है। सो कितना आ गया 1 माइनस, ये गलत लिखा हुआ है शायद, देख लेते हैं अभी क्या है। 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 8 9 19 नहीं है 9 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ करेक्ट भी किया है इन्होंने। तो ये 19 नहीं है 9 है। ओके, सो ये 9 आ गया आपका। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 8 आपका R1 हो गया, 7 R2 हो गया, एंड कोसेंट निकाल लिया 1, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन से आप सिमिलर तरीके से आप नए T1 T2 कंप्यूट करेंगे, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, और नया इसी इक्वेशन से आप निकालेंगे T, तो वो आ जाएगा आपका -13। ओके, नाउ नेक्स्ट राउंड में हम जाएंगे, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 1 आपका यहाँ आ जाएगा, एंड डिवाइड करेंगे 7 टाइम, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, Q आपका 7 आया, और सिमिलरली 9 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा, और जब आप नया Q निकालेंगे, नया T निकालेंगे, तो दैट बिकम्स 100। नाउ आप इसको 100 को छोड़ सकते हैं, हालांकि क्योंकि आपका मॉडलो ये है, तो जब 0 भी कर सकते थे, लेकिन कोई इशू नहीं, छोड़ दीजिए उसको। नाउ जब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो नेक्स्ट राउंड में आपका 1 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब R2 0 हो गया, और इसी स्टेप में R2 चेक बाद में करते हैं। 13 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 100 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब चूंकि आपका R2 0 हो गया है, तो नया Q नहीं कंप्यूट करेंगे हम, R भी नहीं निकालेंगे, और ना ही नया T निकालेंगे, और यहीं रुक जाएंगे। तो ये जो R1 बचा है आपका, ये हो गया इनका GCD। तो GCD 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर एक दूसरे के कोप्राइम है, ठीक है। और ये जो नंबर है -13, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया किसका, 23 का। लेकिन इनवर्स को हमें नेगेटिव में नहीं लिखना है, तो आपका जो सारा ऑपरेशन है वो किस में है, Z100 में है। तो 23 माइनस 13 क्या है, एक्चुअली जो आपका आंसर आना है उसका एडिटिव इनवर्स आपको मिला है, तो आपको इसे क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेना है। तो 13 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, ऐसा नंबर जिस, नो 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 नो, 13 का एडिटिव इनवर्स प्लस 13 नहीं होगा, इसका सम करने पर ऐसा नंबर जिसमें इसको जोड़ने पर सम 100 आ जाए। तो 87 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, ठीक है। माइनस 13 को आंसर नहीं छोड़ना है, 87 विल बी द आंसर, ठीक है ना, क्योंकि मॉड की बात हो रही है ना। तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा और मॉड 0 हो जाएगा फिर मॉड लेने पर। तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं एक्चुअली। माइनस 13 का मतलब हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, और आप देखेंगे 13 और 87 एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो 100 मॉड 100 मतलब 0, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है ना, तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये डिनोट करने के लिए है कि ये इनवर्स है एक दूसरे के, ध्यान रखना। तो 13 का इनवर्स 87 होता है, 87 और 13 आपने किया तो आंसर आपका 0 आता है, आ रहा है ना एडिट करने पर। तो आपका दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 87। एडिटिव इनवर्स तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप वो वीडियो देख करके फिर से समझ सकते हैं। ओके, एंड नाउ मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप चाहे नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 27 का इनवर्स निकालना है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स so 27 अंडर mod लेट्स से 51 प्राइम है ना, mod 51। ध्यान रखना है जब आप मॉड निकालें तो कई बार ऐसा हो सकता है जैसे mod 100 दे दिया आपको और आपसे पूछा कि इसका इन्वर्स बताओ 42 का mod 100। ओ सॉरी 51 प्राइम नहीं है, हाँ थैंक यू 53 लीजिए। हो सकता है 51 के मैं मॉड में प्राइम आ जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इशू आए बाद में, क्योंकि को प्राइम नंबर होते हैं ना तभी जो है ना वो आता है। अच्छा ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों को प्राइम नहीं है तो नहीं आता इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स कंप्यूट करते समय ध्यान रखना है कि नंबर को प्राइम ना हो, को प्राइम होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव और ये नंबर, क्योंकि अगर को प्राइम नहीं होंगे तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चेक कर लेना है। तो अगर आपको जैसे मैंने ये दे दिया, मान लो कि आपसे कहा गया कि 42 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो अंडर मॉड 100, तो आप सीधा बिना कंप्यूट करे सीधा बोल देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप एल्गोरिथम में से फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे ना। फाइंड आउट तो वही होगा जो एग्जिस्ट करे। और आपको मालूम है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम में मैंने पहले ही जो इक्वेशन बताई थी उसमें कंडीशन बता दी थी कि जो ए और बी हैं उनका जीसीडी कितना होना चाहिए, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए कंडीशन है ये कि जीसीडी 1 होना चाहिए, तभी आएगा इन्वर्स। क्योंकि दो अगर नंबर को प्राइम नहीं होंगे तो मॉडुलस इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी में पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, आपको इन्वर्स से दे रहा हूँ। इन्वर्स आपको निकालना है। अब लेट्स से 49 का अंडर मॉड
79, this is 2. क्वेश्चन नंबर 3, 93 आई गेस प्राइम है ना, तो फाइंड करिए 81 मॉड 93। अब आप देखेंगे आपको Z26 में भी कुछ नंबर्स के मॉड निकालना पड़ सकते हैं। तो सपोज दैट 93 डिवाइड हो जाता है क्या? 93 प्राइम नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है 97, चलिए 97 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए, Z26 में मॉड निकालना है इनवर्स निकालना है Z26 में 11 का। इसका 11 का इनवर्स निकालना है, ठीक है, अंडर मॉड 26। मैं केवल ये इतना ही लिख रहा हूँ। चौथा लिखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ 19 इन Z26। ठीक है, ऐसे भी आपको दिया गया हो सकता है। 19 का Z26 में मॉड निकालना है, तो आपका जो मॉडुलस है 26 है और उसका 19 का इनवर्स निकालना है। इतना करिए आप ये एल्गोरिथम से, ठीक है। देन वी विल बाद में हम कुछ और भी मेथड्स देखेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं उनके बेस पर भी हम निकाल सकते हैं, बट ये वाइडली यूज्ड मेथड है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये नेसेसरी है कि आपको ये आना चाहिए कि मॉडुलस कैसे निकालेंगे।